पहले दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विधिकारी में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे धन शोधन निवारण अधिनियम अर्थात द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का अधिनियम है ये। इसको शॉर्ट में PMLA भी कहा जाता है। PMLA द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यह 2002 का अधिनियम है और यह बन करके तैयार हुआ है 2003 में। तो ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि 2003 में यह बन करके तैयार होता है 17 जनवरी को, और यह अधिनियम कब का है तो 2002 का है। तो 2002 का इसलिए कहा जाता है क्योंकि 2002 में ही यह जो है पेश किया गया था सबसे पहली बार संसद में। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यह जो अधिनियम है आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, खास करके उत्तर प्रदेश HGS के एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो में हम इस पूरे अधिनियम को इस प्रकार से कवर करेंगे कि पूरी धाराओं पर भी आप जो है एक बार नजर मार लें। उसके साथ साथ जितने एमसीक्यूज इसमें आपसे बन करके आते हैं वो सारे एमसीक्यूज भी आप सॉल्व कर लें और इस अधिनियम के अंतर्गत एक बेहतरीन कॉन्फिडेंस आपको मिल जाए। तो यहाँ पर कुल 75 धाराएं हैं और हमारा प्रयास है कि इसके अंतर्गत लगभग 100 प्रश्नों के माध्यम से इसको पूरी तरीके से जो है डिस्कस किया जाए। आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं इसके प्रश्न किस प्रकार से हो सकते हैं। तो कोई भी अधिनियम जो बनाया जाता है उसकी एक उद्देशिका होती है। जैसा कि आपने भारतीय संविधान को भी देखा तो संविधान के अंतर्गत आपने देखा कि एक उद्देशिका उसकी दी गई है। इसलिए उद्देशिका दी गई रहती है क्योंकि यह हमारा पर्पज क्या है, तो विधानमंडल का आशय क्या है उसको बनाने का। तो इस अधिनियम का आशय क्या है तो धन शोधन अर्थात मनी लॉन्ड्रिंग के निवारण और उससे उत्पन्न या उसमें अंतर्वलित संपत्ति के अधिहरण या उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। तो आप देख रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए या धन शोधन अर्थात मनी लॉन्ड्रिंग से उत्पन्न या उसमें अंतर्वलित कोई संपत्ति है उसका अधिहरण अर्थात उसको कब्जे में लेने के लिए, जब्त करने के लिए या उससे संसक्त या संबंधित जो विषय हैं उनका उपबंध करने के लिए इस अधिनियम को बनाया गया है। इसके बैकग्राउंड में कौन सी बातें थी, तो इस अधिनियम को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो यहाँ पर देखेंगे एक इंटरनेशनल लेवल पर इस तरीके से एक संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा एक सत्र का आयोजन किया जाता है 1990 में। तो 23 फरवरी 1990 को एक सत्र का आयोजन किया जाता है और उसमें एक संकल्प पारित किया गया। संकल्प संख्या था S17/2। तो इससे उपाबद्ध राजनीतिक घोषणा और कार्यवाही संबंधी विश्वव्यापी कार्यवाही को यहाँ पर अंगीकार किया गया और 8 जून से 10 जून 1998 तक हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र के द्वारा अंगीकार की गई राजनीतिक घोषणा में सदस्य देशों से मांग की गई कि वे मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित विधि और कार्यक्रम को स्वीकार करें और घोषणा को कार्यान्वित करने के लिए इसी घोषणा को कार्यान्वित करने के लिए भारतीय संसद ने भी यह नियम बना करके तैयार किया है। तो आप इस तरीके से देख रहे हैं। एक तो पहली बात यह समझिए कि उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य देख रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग से उत्पन्न कोई संपत्ति है उसको जब्त करने के लिए या उससे संबंधित और कोई कार्य करने के लिए, यह तो उद्देश्य था। लेकिन उस बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो बनाने की हमारी आवश्यकता पर्सनल तो आवश्यकता थी ही, इसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा का आप देख रहे हैं सत्र बुलाया जाता है 1990 में। उसके बाद 1998 में विशेष सत्र आयोजित किया जाता है। सदस्य देशों से मांग की जाती है कि आप लोग अपने अपने देश में इस अधिनियम को जो है विधायी रूप दें, कानून जो है, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित जो मामले हैं उनको रोका जा सके। तो पहला प्रश्न है इसमें कि धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 यह कब अधिनियमित हुआ। तो अधिनियमित से तात्पर्य है कि यह कब बन करके तैयार हुआ। तैयार होने से तात्पर्य है कि इस पर राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति कब दी। तो जिस दिन राष्ट्रपति जो है किसी अधिनियम पर, जो अधिनियम दोनों सदनों से पारित हो चुका हो, उस पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे देते हैं, उसी दिन वह अधिनियम जो है बन करके तैयार माना जाता है। तो इस अधिनियम को जो है स्वीकृति कब दिया है उन्होंने, तो 17 जनवरी 2003 को इस पर स्वीकृति दिया है और यह 2003 में बन करके तैयार हुआ 17 जनवरी को। अगला प्रश्न है अन्वेषण के अंतर्गत क्या आता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो पहली धारा जो है उसमें बताया गया है कि इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा, इसका विस्तार कहाँ होगा, तो संपूर्ण भारत पर इसका विस्तार होगा। यह कब लागू होगा, तो यह जो है कब लागू हुआ है, तो एक डेट और याद रखें, जैसे आप 17 जनवरी को याद रखते हैं, 17 जनवरी 2003 को यह बनकर तैयार हुआ। और लागू होने की बात अगर देखेंगे तो लागू हुआ है यह 1 जुलाई 2005 से। 1 जुलाई 2005 से यह अधिनियम जो है लागू होता है। तो पहले धारा के अंतर्गत आप क्या क्या देख रहे हैं, एक तो संक्षिप्त नाम, दूसरा विस्तार, तीसरा तारीख कब से यह लागू होगा।
तो 1 जुलाई 2005 से यह अधिनियम लागू हुआ। अब आते हैं धारा 2 पर। तो धारा 2 के अंतर्गत अलग-अलग परिभाषाएं दी गई हैं। तो इसी के अंतर्गत एक परिभाषा जो है अन्वेषण या इन्वेस्टिगेशन की जो दी गई है, तो इन्वेस्टिगेशन से यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या तात्पर्य है। तो साक्ष्य के संग्रहण के लिए निदेशक के द्वारा इस अधिनियम के अधीन की गई सभी कार्यवाहियां यह क्या कहलाती हैं, इन्वेस्टिगेशन कहलाती हैं। यह बात सही है। दूसरा है, इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार के द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकारी के द्वारा की गई सभी कार्यवाहियां, तो यह बात भी सही है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की जो परिभाषा है यह दी गई है धारा 2 खंड 1 उपखंड NA के अंतर्गत। और इस परिभाषा को कब जोड़ा गया है, तो इसको 2005 में जोड़ा गया है। तो इस तरीके से आप पूरी बातों को समझें। तो इन्वेस्टिगेशन की सबसे पहले देखें परिभाषा कहाँ दी गई है, धारा 2 खंड 1 उपखंड NA के अंतर्गत इसकी परिभाषा दी गई है। परिभाषा के अंतर्गत बताया गया है कि अन्वेषण के अंतर्गत साक्ष्य संग्रह के लिए निदेशक के द्वारा या इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार के द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के द्वारा जो कार्यवाही की जाती है वह क्या कहलाती है, इन्वेस्टिगेशन या अन्वेषण कहलाती है। अगला प्रश्न है, मध्यवर्ती को धन शोधन निवारण अधिनियम की किस धारा में परिभाषित किया गया है। तो मध्यवर्ती को कहां पर परिभाषित किया गया है, तो इसको देखेंगे। तो मध्यवर्ती को धारा 2 उपखंड 1 उपखंड N के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पर परिभाषा जो है यह भी तो थी तो पहले से ही, लेकिन इसको 2013 में इसमें कुछ सुधार किया गया है, प्रतिस्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मालिक विदेशी मालिक अर्थात ओवरसीज प्रिंसिपल से कौन अभिप्रेत है। तो ओवरसीज प्रिंसिपल को कहां पर परिभाषित किया गया है, तो सबसे पहले आप इसको देखेंगे कि जो विदेशी मालिक है, हम किसे समझेंगे, कोई व्यक्ति विदेशी मालिक का है या कहलाता है। तो विदेशी मालिक के बारे में जो प्रावधान दिया गया है यह धारा 2 खंड 1 उपखंड RC के अंतर्गत एक स्पष्टीकरण दिया गया है। जो स्पष्टीकरण दिया गया है इसी में यह बताया गया है कि विदेशी मालिक कौन है। तो पहला देखेंगे, किसी व्यक्ति की दशा में भारत के बाहर निवास करने वाला ऐसा व्यक्ति जो भारत में संदाय का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामी है या उस पर नियंत्रण रखता है या उसका मैनेजमेंट करता है, यह क्या है, विदेशी स्वामी है। विदेशी स्वामी या विदेशी मालिक क्यों विदेशी मालिक है, क्योंकि वो भारत के बाहर निवास कर रहा है और भारत में कोई संपत्ति है उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वह स्वामी का है या उस पर कंट्रोल रखता है या उसका मैनेजमेंट देखता है, तो वह क्या होगा, विदेशी मालिक कहलाएगा। दूसरा है कि हिंदू अविभक्त कुटुंब की दशा में भारत के बाहर रहने वाले ऐसे हिंदू अविभक्त कुटुंब का कर्ता जो भारत में संदाय प्रणाली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसका स्वामी है या नियंत्रण रखता है या मैनेजमेंट करता है, तो यह भी क्या कहलाएगा, विदेशी मालिक कहलाएगा। इसके बाद तीसरा देखते हैं, किसी कंपनी फर्म व्यक्तियों का संगम, इसकी दशा में भारत के बाहर निगमित या रजिस्ट्रीकृत ऐसी कंपनी फर्म या व्यक्तियों का संगम जो भारत में संदाय प्रणाली के क्रियाकलापों या कार्यों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामी है, नियंत्रण रखता है या उसका मैनेजमेंट करता है, यह सभी क्या कहलाएंगे, विदेशी मालिक। यहाँ पर देखेंगे यह जो आपके ऑप्शन है यह काफी लंबे लंबे हैं, तो इसी प्रकार से ऑप्शन जो है आपसे HJS की परीक्षा में पूछा जाता है, क्योंकि HJS और PCS से इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। HJS के एग्जाम में आपसे सीधा यह पूछा जाता है प्रश्न कि आप कानून की कितनी समझ रखते हैं, जबकि PCSJ की परीक्षा में यह पूछा जाता है कि आपको कानून की जानकारी है या नहीं है, धाराओं की जानकारी है, प्रोविजन जो है उसमें कोई तिथि दी गई है, फैक्ट की चीजें पूछी जाती हैं। लेकिन HJS के एग्जाम में आपसे कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। तो हमारा प्रयास यही है कि इस वीडियो के अंतर्गत आपको जितने कॉन्सेप्ट इसमें बनाए जा सकते हैं उन पर हम डिस्कस करें और महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वह आपसे हम डिस्कस करें, न कि केवल फैक्ट। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के अंतर्गत कौन आता है। तो व्यक्ति के अंतर्गत कौन आता है, तो व्यक्ति शब्द की परिभाषा सबसे पहले देखें तो धारा 2 खंड 1। अब यहाँ पर 2 खंड 1 जो है वही परिभाषा से संबंधित है। 2 खंड 1 के अंतर्गत अलग अलग उपखंड दिए गए हैं, उन्हीं परिभाषाएं दी गई हैं। तो 2 खंड 1 उपखंड S के अंतर्गत जो है वह पर्सन को परिभाषित किया गया है, व्यक्ति को परिभाषित किया गया है। और यहाँ पर बताया गया कि व्यक्ति शब्द से अंतर्गत एक बात और आपको स्पष्ट कर दें कि ये जो परिभाषाएं दी गई हैं इसका तात्पर्य यह है कि इस अधिनियम के अंतर्गत आगे जहां जहां ये सारे शब्द यूज किए जाएंगे वहां पर, जैसे व्यक्ति शब्द की परिभाषा यहाँ पर दे दी गई, तो व्यक्ति के अंतर्गत कौन कौन आता है,
आगे अधिनियम में जहां जहां व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है वहां पर उस व्यक्ति से तात्पर्य हम यही व्यक्ति समझेंगे। तो व्यक्ति के अंतर्गत व्यष्टि आती है, व्यष्टि से तात्पर्य है कोई इंडिविजुअल व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल उसको व्यष्टि कहेंगे। हिंदू अविभक्त कुटुंब, कोई कंपनी, फर्म, व्यक्तियों का संगम, ये क्या है? विधिक व्यक्ति है। उपरोक्त व्यक्तियों में से किसी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कोई अभिकरण है, कार्यालय है या शाखा है। तो अभिकरण कोई कार्यालय है या शाखा है, किसकी? किसी विधिक व्यक्ति की शाखा। ये सभी क्या है? व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आती हैं। परिभाषा कहाँ दी गई है इसको जरूर याद रखें, और किसके अंतर्गत कौन कौन आता है इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है बहुमूल्य धातु या प्रेसियस मेटल। इसमें इसकी जो परिभाषा दी गई है उस परिभाषा में ये पूछा जा रहा है क्या शामिल नहीं है। तो इसकी परिभाषा सबसे पहले देखें तो धारा 21 SB के अंतर्गत जो है इसकी परिभाषा दी गई है, और SC के अंतर्गत जो है यह बहुमूल्य रत्न की परिभाषा दी गई है, अर्थात प्रेसियस स्टोन की परिभाषा दी गई है। यह दोनों ही परिभाषाओं को याद ध्यान रखेंगे, और ये दोनों ही परिभाषाएं जो है कब जोड़ी गई हैं? यह 2013 में जो संशोधन किया गया उसी संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया है। तो बहुमूल्य धातु से क्या तात्पर्य है या इसके अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती हैं? सोना और चांदी ये क्या है? धातु हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि कौन सी धातु है और कौन धातु नहीं है, क्योंकि यहीं पर कंफ्यूजन होगा। क्योंकि बहुमूल्य तो सभी हैं, सोना, चांदी, आपका हीरा, पन्ना, माणिक्य, मोती, ये सारी चीजें जो है बहुमूल्य हैं। लेकिन कौन सी इसमें धातु है और कौन सी रत्न है या स्टोन है, इसी बात को आपको पहचानना है। तो सोना और चांदी यह क्या है? बहुमूल्य धातु हैं, और ये परिभाषा जो दी गई है इसके अंतर्गत आते हैं। हीरा और पन्ना, तो हीरा जो है और पन्ना यह बहुमूल्य धातु नहीं है, बल्कि यह क्या है? बहुमूल्य पत्थर है, जो है मेट, ये स्टोन है, बहुमूल्य रत्न जिसे कहा जाता है। तो यह क्या है? बहुमूल्य धातु के अंतर्गत नहीं आते हैं। जबकि प्लेटिनम, पैलेडियम या रोडियम और कोई अन्य धातु जिसे केंद्र सरकार के द्वारा बहुमूल्य धातु के रूप में अधिसूचित किया जाए, ये सब क्या है? बहुमूल्य धातु के अंतर्गत आते हैं। जबकि हीरा और पन्ना क्या है? यह बहुमूल्य रत्न के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है बहुमूल्य रत्न की परिभाषा में क्या शामिल नहीं है? तो देखें बहुमूल्य रत्न की परिभाषा में हीरा और पन्ना आता है, माणिक और नीलम भी आता है। अन्य कोई रत्न जिसे केंद्र सरकार बहुमूल्य रत्न के रूप में अधिसूचित करे, यह सब क्या है? बहुमूल्य रत्न है। लेकिन मोती शब्द का कहीं पर भी यहाँ पर उपयोग यूज नहीं किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि जो मोती है वह न तो बहुमूल्य रत्न के अंतर्गत आता है और न ही बहुमूल्य धातु के अंतर्गत आता है। हालांकि अगर केंद्र सरकार जो है मोती को इस प्रकार से बहुमूल्य रत्न के रूप में घोषित कर देती है तब तो आएगा, नहीं करती है तो वह नहीं आएगा। अगला प्रश्न है धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है इसको देखेंगे तो न्याय निर्णायक प्राधिकारी से धारा 6 खंड 1 के अधीन नियुक्त न्याय निर्णायक प्राधिकारी अभिप्रेत है। तो यह बात बिल्कुल सही है, और न्याय निर्णायक प्राधिकारी की जो परिभाषा दी गई है यह परिभाषा धारा 2 खंड 1 उपखंड ए के अंतर्गत दी गई है। अर्थात पहली जो परिभाषा है वह जो है एजुकेटिंग अथॉरिटी की परिभाषा दी गई है। एजुकेटिंग अथॉरिटी जिसे न्याय निर्णायक प्राधिकारी कहा जाता है, और इसमें यह बताया गया कि जो धारा 6 के अंतर्गत कोई नियुक्त प्राधिकारी है उसे ही हम न्याय निर्णायक प्राधिकारी कहेंगे। आगे हम पढ़ेंगे धारा 6 के अंतर्गत कौन कौन से अधिकारी होते हैं जिसको न्याय निर्णायक प्राधिकारी कहा जाता है, और उनकी नियुक्ति कैसे होगी, किसके द्वारा होगी, ये सारी बातें आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आता है अपील अधिकरण। तो अपील अधिकरण के बारे में यहाँ बताया गया कि धारा 25 में निर्दिष्ट कोई अपील अभिकरण अभिप्रेत है। तो जो अपील अभिकरण धारा 25 के तहत गठित किया जाता है वही जो है यहाँ पर परिभाषा के रूप में बता दिया गया है। अध्यक्ष से अपील अधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है। तो यह बात भी बिल्कुल सही है, और इसकी भी जो परिभाषा है यह धारा H के अंतर्गत दी गई है। तो यहाँ पर यह सभी बातें सही हैं। अगला प्रश्न है अधिनियम की किस धारा में धन शोधन का अर्थ बताया गया है, या मनी लॉन्ड्रिंग का अर्थ कहां पर बताया गया है? तो धारा किस धारा के अंतर्गत बताया गया है? तो इसकी सबसे पहले जो परिभाषा है धन शोधन की जो परिभाषा है यह दी गई है पी के अंतर्गत। जो उपखंड पी है धारा 21 का, उसी में मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा दी गई है, और मनी लॉन्ड्रिंग की इस परिभाषा के अंतर्गत बताया गया कि मनी लॉन्ड्रिंग का वही अर्थ होगा जो कि धारा 3 के अंतर्गत बताया गया है। तो इसका आपको दो बातें ध्यान रखना है, यह पूछा जा रहा है कि अर्थ कहाँ बताया गया है धारा 3 में, और परिभाषा कहाँ अगर बताई गई ये पूछा जाता है तो परिभाषा धारा 21 पी के अंतर्गत दी गई है।
तो धन शोधन की जो परिभाषा दी गई है या उसका जो अर्थ बताया गया है धारा 3 के अंतर्गत, अब उस धारा 3 को यहाँ पर हम एक स्थान पर डिस्कस करेंगे, देखेंगे क्या परिभाषा दी गई है या उसका अर्थ क्या बताया गया है, किससे समझा जाएगा कि कोई कार्य मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। तो धन शोधन का अपराध, इसको धारा 3 के अंतर्गत इस तरीके से जो है डिस्कस किया गया है कि जो कोई अपराध के आगमों से संबंधित किसी ऐसी किसी प्रक्रिया या कार्यकलाप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लिप्त होने का प्रयास करेगा या उसमें सहायता करेगा या जानबूझकर उसका पक्षकार बनेगा या उसमें शामिल रहेगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निष्कलंक संपत्ति के रूप में उसको प्रस्तुत करेगा। अपराध के आगम अर्थात अपराध से अर्जित कोई संपत्ति है, उस संपत्ति को वह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्राप्त करता है या प्राप्त करने में सहायता करता है, या जो व्यक्ति प्राप्त कर रहे हैं उसमें यह जाकर के पक्षकार बन गया। और एक बात ये हो गई, दूसरी बात ये हो गई कि इस प्रकार से अपराध से प्राप्त कोई संपत्ति है और उस संपत्ति को वह वैध संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करता है, तो वह धन शोधन के अपराध का दोषी होगा। यह परिभाषा इसके अंतर्गत दी गई, परिभाषा नहीं, यह जो है बताया गया है कि धन शोधन का अपराध किसे कहेंगे धारा 3 के अंतर्गत। आगे बताया गया अपराध के आगम से संबंधित प्रक्रिया या क्रियाकलाप एक सतत क्रियाकलाप है। यह जो है आपसे कथन कारण के रूप में या प्रॉब्लम के रूप में पूछा जा सकता है। यह क्या है? सतत प्रक्रिया है। जब तक आप इसको इकट्ठा करते रहेंगे, अपराध से संबंधित अपराध के द्वारा अर्जित संपत्ति को उसमें लिप्त रहेंगे, तब तक वह अपराध, जिस प्रकार से आप भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत पढ़ते हैं, अपहरण क्या है? एक सतत अपराध है, वह कंटिन्यू ऑफेंस है, वह होता रहता है जब तक आप उसमें शामिल रहते हैं। और इसी में बताया गया कि यह सतत अपराध है, सतत क्रियाकलाप है, और यह तब तक चालू रहता है जब तक कोई व्यक्ति उसको आगम को छिपाने में, उसको कब्जे में रखने में, अर्जित करने में, उपयोग करने में, या उसको एक वैध संपत्ति के रूप में पेश करने में जो है लिप्त रहता है, तब तक यह अपराध चालू रहता है। तो यह बात सबसे महत्वपूर्ण है जिसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, अधिनियम की किस धारा में अपराध के आगम को परिभाषित किया गया है? तो अगर जो अपराध का आगम है उसको जो है यहाँ पर किस धारा में परिभाषित किया गया है, तो इसको देखेंगे। यह जो है धारा 21U के अंतर्गत, 21U, या इसे हिंदी में प कहते हैं। तो प और यू देखेंगे एक जैसा दिखाई दे रहा है, तो आप इस यहाँ से भी अगर याद नहीं है तो तुक्का लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है अपराध के आगम को परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है, असत्य कथन चुनिए। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, इसको आपको देखना है। तो इसमें जो परिभाषाएं हैं उसी परिभाषाओं के बारे में प्रश्न बनाया गया है। पहला है कि अनुसूचित अपराध। तो अनुसूचित अपराध जो है हम किसे समझेंगे, तो इसकी परिभाषा जो है सबसे पहले देखेंगे यह कहाँ दी गई है। तो 21Y के अंतर्गत इसकी परिभाषा दी गई है, और इसमें बताया गया कि इस अधिनियम में एक अनुसूची दी गई है और उस अनुसूची में 3 भाग हैं, क, ख और ग। तो उस तीनों अनुसूची में जो अपराध निर्दिष्ट किए गए हैं वह अपराध क्या हैं? अनुसूचित अपराध कहलाएंगे। यह बात बिल्कुल सही है। इसके बाद देखेंगे विशेष न्यायालय। तो विशेष न्यायालय किसे कहेंगे या इसकी परिभाषा जो दी गई है उसके अनुसार कौन सा कथन सही है। तो विशेष न्यायालय से तात्पर्य है इस रूप में अभिघृत किया गया मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय। यह परिभाषा जो है यह सही नहीं है, बल्कि क्या है, यह गलत है, क्योंकि विशेष न्यायालय के अंतर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय नहीं आता है, बल्कि विशेष न्यायालय के अंतर्गत जो सेशन कोर्ट होता है वह आता है। तो सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में यहाँ पर अभिहित किया जाता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं दूसरा जो आपका विकल्प है यह गलत है। उसके बाद आता है अंतरण। तो अंतरण के अंतर्गत क्या आता है? तो विक्रय, क्रय, बंधक, गिरवी, दान, उधार, अधिकार, हक, कब्जा, इसके द्वारा अगर कोई अंतरण किया जाता है तो ये सभी क्या कहते हैं? अंतरण कहलाते हैं। अंतरण की जो परिभाषा है यह कहाँ दी गई है? तो ZA के अंतर्गत दी गई है। विशेष न्यायालय की परिभाषा Z के अंतर्गत दी गई है। यहाँ पर बताया गया कि जो सेशन कोर्ट है, धारा 13 के अंतर्गत बताया गया कि विशेष न्यायालय कौन होगा। 13 के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया कि विशेष न्यायालय वो होगा जो कि एक सेशन कोर्ट होगा। तो इस रूप में आपका दूसरा कथन गलत है। अगला है मूल्य। तो मूल्य की परिभाषा ZB के अंतर्गत दी गई है। तो मूल्य से संपत्ति अर्जन की तारीख को या ऐसी तारीख अवधारित अगर नहीं की जा सकती है, तो जिस तारीख को ऐसी संपत्ति का कब्जा किया गया है उस तारीख को उसका बाजार मूल्य जो है वह मूल्य कहलाएगा।
तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक ही प्रश्न में कई परिभाषाओं को यहाँ पर शामिल कर लिया गया और उन्हीं परिभाषाओं को कथन कारण के रूप में आपसे प्रश्न बना करके पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है, अपराध के आगम के अंतर्गत निम्न में से क्या आता है? तो अपराध का आगम इसे किसे कहेंगे? क्योंकि आपने देखा कि अपराध के जो आगम होते हैं वह क्या है, एक तरीके से अपराध हैं। अगर कोई व्यक्ति अपराध का आगम रखता है, अपने कब्जे में रखता है, तो वह धन शोधन का, मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध को करता है और फिर उसके ऊपर इस अधिनियम के तहत तमाम कार्यवाहियां हैं वह की जाती हैं। प्रश्न आपका है कि अपराध के आगम से क्या तात्पर्य है या इसके अंतर्गत क्या आता है? तो अपराध के आगम से संबंधित क्रियाकलाप में लिप्त होना, जिसके अंतर्गत संपत्ति को छिपाना, कब्जा रखना, उपयोग करना, यह सब आता है। यह बात सही है। दूसरा है, अनुसूचित अपराध से संबंधित क्रियाकलाप में शामिल होकर के संपत्ति को प्राप्त करना, छिपाना या कब्जे में रखना, यह भी आता है। मनी लॉन्ड्रिंग में प्राप्त संपत्ति का उपयोग करना, यह सभी जो है, जो संपत्तियां हैं, यह सारी संपत्तियां क्या कहलाएंगी? अपराध के आगम कहलाएंगी। अगला प्रश्न है, अधिनियम की किस धारा में धन शोधन के अपराध को दंडनीय बनाया गया है? तो मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बताया गया धारा 3 के अंतर्गत कि किसे हम कहेंगे कि यह अपराध जो है वह मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया गया। तो उसको आपने देखा कि अपराध के आगम से प्राप्त कोई संपत्ति है उसको रखना, छिपाना, यूज करना, वैध संपत्ति के रूप में कन्वर्ट करना, यह सब क्या है? अपराध हो गया। अब इस अपराध का पनिशमेंट जो है कहाँ दिया गया है? तो धारा 4 के अंतर्गत इसको दंडनीय बनाया गया है और दंड कितना होगा? तो 3 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक का कारावास, इसी के साथ साथ जुर्माना, यह जो है यहाँ पर दंड की व्यवस्था की गई है। तो 3 साल से तो कम नहीं होगा, लेकिन वह जो कारावास होगा वह 7 साल तक हो सकता है। तो धन शोधन के अपराध को दंडनीय बनाया गया है धारा 4 के अंतर्गत और दंड कितना होगा? तो 3 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक। धारा 4 के अंतर्गत यही बातें बताई गई हैं। अगला प्रश्न है, अधिनियम की धारा 4 के अधीन जहां धन शोधन में अंतर्वलित अपराध के आगम अनुसूची के भाग क के पैरा 2 के अधीन निर्दिष्ट किसी अपराध से संबंधित हैं, वहां अपराधी को किस दंड से दंडित किया जाएगा? तो अगर, चूंकि जैसा कि आपने देखा कि इस अधिनियम में एक अनुसूची दी गई है और उस अनुसूची में जो है 3 भाग दिए गए हैं, भाग क, ख और ग। तो यहाँ पर यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अगर भाग क का जो दूसरा पैरा है, तो पैरा 2 के अंतर्गत स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अधीन अपराध की बात की गई है। तो यहाँ पर बताया गया कि अगर इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया जाता है और उस अपराध से कोई संपत्ति संबंधित है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला वहां बनता है, तो फिर अपराधी को वह जो सामान्य दंड है 3 साल से 7 साल, उसको बढ़ा दिया जाएगा और 3 साल से लेकर के उसको 10 साल तक का कारावास और जुर्माने की सजा दी जाएगी। तो अधिकतम सजा को वहां पर बढ़ा करके 10 साल कर दिया जाता है। तो 3 वर्ष से अन्यून परंतु 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने की सजा उसको दी जाएगी। तो यह प्रावधान भी आपको धारा 4 के अंतर्गत एक परंतुक दिया गया है, इसी परंतुक में दिया गया है। अगला प्रश्न है, अधिनियम की धारा 5 का संबंध किससे है? तो धारा 5 के अंतर्गत कौन सी बातें बताई गई हैं? तो धारा 5 जो है यह अध्याय 3 के अंतर्गत आता है, इसको ध्यान रखें, अध्याय 3 के अंतर्गत। और अध्याय 3 में जो है कुर्की, न्याय निर्णय और अधिहरण, इसके बारे में प्रावधान किया गया है। तो अपराध जो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित अपराध हैं, उस अपराध के कारण जो संपत्ति इकट्ठी की गई है, उस संपत्ति को कुर्क किया जाना या जब्त किए जाना, इसके बारे में प्रावधान अध्याय 3 के अंतर्गत दिया गया है। धारा 5 पूछा जा रहा है, धारा 5 के अंतर्गत जो है धन शोधन में अंतर्वलित संपत्ति की कुर्की के बारे में प्रावधान किया जाता है। इस प्रकार से आपने धारा 2 को देखा, परिभाषा जैसा कि सभी अधिनियमों में होता है। 3 के अंतर्गत देखा कि यह बताया गया कि धन शोधन का अपराध क्या होता है। 4 के अंतर्गत उसका पनिशमेंट बताया। 5 के अंतर्गत ये देख रहे हैं आप कि अगर जो इस प्रकार से संपत्ति अर्जित की गई है उसकी कैसे कुर्की हो जाती है। तो कुर्की जो है कैसे होगी, यह उसकी पूरी प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई है धारा 5 के अंतर्गत। तो धारा 5 को थोड़ा सा यहाँ पर देखना जरूरी है, क्योंकि ये कुर्की की जो प्रक्रिया है उसको समझना है। धन शोधन में अंतर्वलित संपत्ति की कुर्की, कुर्की कैसे होगी? तो किसके आदेश से होगी? जहां निदेशक या इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निदेशक के द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, और ऐसा अधिकारी कौन होगा? उपनिदेशक से अन्यून पंक्ति का होगा, अर्थात उसकी जो मिनिमम रैंक होगी वह उपनिदेशक की होगी, उससे नीचे के अधिकारी को वह
प्राधिकृत नहीं कर सकता है। तो निदेशक या उप निदेशक को यह विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति के कब्जे में अपराध का कोई आगम है। तो अपराध का आगम क्या होता है, इसको आपने देख लिया कि अपराध का आगम उसे कहेंगे जो संपत्ति अपराध से अर्जित की गई है। अपराध के ऐसे आगमों को छिपाने, अंतरित करने या उसको डीलिंग करने, व्यवहार किए जाने से तात्पर्य है उसको लेन देन करने की संभावना है, और जिसके परिणाम स्वरूप इस अध्याय के अधीन कोई कार्यवाही जो है वह निष्फल हो सकती है। तो इस अधिनियम के अधीन अगर कोई कार्यवाही निष्फल हो सकती है तो ऐसी स्थिति में वह लिखित आदेश के द्वारा 180 दिन के लिए उस संपत्ति को क्या कर सकता है, कुर्क कर सकता है। तो यहाँ पर एक एक बातों को आपको ध्यान रखना है कि अगर जो है निदेशक या उपनिदेशक रैंक के अधिकारी को ऐसा विश्वास है कि किसी व्यक्ति के कब्जे में अपराध से संबंधित कोई संपत्ति है, या उस संपत्ति को छुपाए हुए है या ट्रांसफर कर रहा है, और अगर उसको न रोका गया, संपत्ति को अपने कब्जे में न लिया गया, तो उसके ऊपर कार्यवाही नहीं की जा सकती है। तो अगर उसका ऐसा विश्वास है तो लिखित आदेश द्वारा उस संपत्ति को 180 दिन, अधिकतम 180 दिन तक के लिए वह अपने कब्जे में लेने के लिए कुर्क कर सकता है। यह बात तो एक सामान्य हो गई, लेकिन ऐसी कुर्की का आदेश यहाँ पर बताया गया कि तब तक नहीं दिया जाएगा। तो कुर्की जो है तभी की जा सकती है जबकि इसके संबंध में एक रिपोर्ट प्राप्त हो, पुलिस रिपोर्ट जिसे कहते हैं। सीआरपीसी 173 के अधीन क्या होता है, पुलिस रिपोर्ट होता है। अब उसे बीएनएसएस के अंतर्गत 193 धारा के अंतर्गत समझा जाता है। तो जो पुलिस रिपोर्ट है वह मजिस्ट्रेट को प्राप्त हो जाती है। तो मजिस्ट्रेट को एक पुलिस रिपोर्ट प्राप्त हो जाती है और फिर मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, उस संपत्ति को कुर्क करने का आदेश देंगे, या उस अनुसूचित अपराध का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति के द्वारा अनुसूचित अपराध का संज्ञान लेने के लिए किसी मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष कोई परिवाद फाइल कर दिया गया हो। तो जब तक इस तरीके की कार्यवाही नहीं हो जाती है, अर्थात जो 173 सीआरपीसी या बीएनएसएस की एक धारा 193 के अधीन जब मजिस्ट्रेट को जो है रिपोर्ट भेज दी जाती है कि हाँ ये बात सही है और उस संपत्ति को कुर्क किया जाना आवश्यक है, तो ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर, या अगर अनुसूचित अपराध है तो उस अनुसूचित अपराध के संबंध में न्यायालय के समक्ष कोई परिवाद फाइल किया जाता है, और परिवाद फाइल करने के बाद उसको सूचना दी जाती है साहब इस संपत्ति को कुर्क किया जाना आवश्यक है। या तीसरी बात इसके अंतर्गत है, किसी अन्य देश की स्थानीय विधि के अधीन वैसी ही कोई रिपोर्ट अगर पेश नहीं कर दिया जाता अथवा परिवाद फाइल न कर दिया गया हो, तब तक ऐसी कुर्की नहीं की जाएगी। परंतु यहाँ पर यह बताया गया किसी व्यक्ति की संपत्ति की इस धारा के अधीन कोई कुर्की की जा सकेगी अगर निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत उपनिदेशक के पास यह विश्वास करने का कारण है कि धन शोधन में अंतर्वलित संपत्ति की कुर्की न किए जाने से इस अधिनियम के अधीन कोई कार्रवाई निष्फल होने की संभावना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो आधार हैं जिनके आधार पर जो है कोई संपत्ति कुर्क की जा सकती है। पहली तो यह है कि जो निदेशक उपनिदेशक हैं वह जो है संपत्ति को कुर्क कर सकते हैं, और ऐसी कुर्की अधिकतम 180 दिन के लिए रहेगी। लेकिन ऐसी कुर्की तभी करेंगे जबकि वह जो मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट अगर पेश कर दी जाती है। अगर मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट पेश कर दी गई, या आगे जो है इसी में बताया गया कि अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति वह मजिस्ट्रेट को परिवाद करता है कि साहब इसकी कुर्की किया जाना आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति में उसकी कुर्की कर ली जाएगी। आगे परंतु यह बताया गया कि लेकिन अगर निदेशक या उप निदेशक का यह भी समाधान हो जाता है कि अगर कुर्की न की गई तो इस अधिनियम के अधीन जो कार्रवाई की जा रही है उस कार्रवाई का पर्पज ही विफल हो जाएगा, तो भी वहां पर कुर्की की जा सकती है। परंतु एक आगे बताया गया एक और परंतु जोड़ करके कि 180 दिन की गणना करते समय उच्च न्यायालय के द्वारा इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही के दौरान मंजूर किए गए जो स्टे ऑर्डर हैं, रोकादेश से हिंदी में कहते हैं, स्टे ऑर्डर की अवधि को छोड़ दिया जाएगा, और ऐसे आदेश के रद्द किए जाने की तारीख से 30 दिन से अनधिक और अधिक जो अवधि है उसको मंजूर किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 180 दिन के लिए जो संपत्ति अधिगृहित की जाती है उस 180 दिन की जो गणना है उसको हम कैसे करेंगे। आगे बताया गया कि निदेशक या कोई अन्य अधिकारी जो उपनिदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो, कुर्की के ठीक बाद अपने कब्जे की जो संपत्ति है, जिस संपत्ति को कुर्की की गई और अपने कब्जे में उसको रखा गया, तो उसकी एक रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में न्याय निर्णायक प्राधिकरण को उसको भेज देगा, और ऐसी जो कुर्की है वह विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद प्रभावहीन हो जाएगी। अर्थात 180 दिन बीतने के बाद वह जो कुर्की का प्रभाव है वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। आगे बताया गया कि इस धारा की कोई बात कुर्क की गई अचल संपत्ति के उपभोग में हितबद्ध व्यक्ति को ऐसे उपभोग से निवारित नहीं करेगी। तो जो कोई व्यक्ति उस संपत्ति में जो है
हितबद्ध है, जिस संपत्ति को कुर्क किया गया है, तो वह उसका उपभोग करता रहेगा। बस वह संपत्ति जो है वह कुर्क कर ली जाएगी और वह न्यायालय के कब्जे में आ जाएगी। स्पष्टीकरण एक दिया गया है कि अचल संपत्ति के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति के अंतर्गत संपत्ति में दावा करने वाला या हकदार, ये सभी व्यक्ति आते हैं। ये सब बारीकियां हैं, यहीं से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अगला खंड इसका है कि निदेशक या कोई अन्य अधिकारी जो किसी संपत्ति को कुर्क करता है, ऐसी कुर्की की तारीख से 30 दिन के भीतर न्याय निर्णायक प्राधिकारी के समक्ष ऐसी कुर्की के तथ्यों का जो कथन करते हुए एक परिवाद फाइल करेगा। तो कुर्की के बारे में जितनी बातें थी यहाँ पर एक स्थान पर आपने देख लिया है। अब आते हैं धारा 5 पर जो प्रश्न बनते हैं कुर्की संबंधित, उसको देखते हैं। तो अधिनियम की धारा 5 के अधीन धन शोधन से संबंधित आगम की कुर्की कौन कर सकेगा, यह आप देखें। तो न्याय निर्णायक प्राधिकारी जो है यह कुर्की नहीं करता है, बल्कि कुर्की ये दोनों करते हैं, निदेशक या निदेशक के द्वारा प्राधिकृत कोई उपनिदेशक। यह जब करते हैं तो करने के बाद एक रिपोर्ट बनाएंगे और उस रिपोर्ट को जो है कहाँ भेजेंगे, न्याय निर्णायक प्राधिकारी के पास। और फिर अगर आगे और समय तक कुर्की जारी रखने की आवश्यकता है तो इससे यहाँ पर रिक्वेस्ट करेंगे। तो उपरोक्त 2 या 3 में से कोई भी जो है संपत्ति की कुर्की कर सकता है। अगला प्रश्न है धारा 5 के अधीन कुर्की का आदेश कब दिया जा सकता है। तो कुर्की का आदेश आपने देखा कि कब दिया जा सकता है, उसी के अंतर्गत बता दिया गया है कि सीआरपीसी की धारा 173 अर्थात बीएनएसएस की धारा 193 के अधीन जो पुलिस रिपोर्ट है, वह पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजे जाने के बाद ऐसी कुर्की की जा सकती है। और कुर्की कितने दिन के लिए, तो 180 दिन के लिए। और 180 दिन जैसे ही बीत जाएगा ऐसी कुर्की का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। दूसरा ग्राउंड यह है कि इस अधिनियम के अधीन अनुसूचित अपराध का संज्ञान लेने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद फाइल करने के बाद। तो आप जानते हैं कि मजिस्ट्रेट के समक्ष जो कार्रवाइयां हैं 2 तरीके से प्रारंभ होती हैं, एक तो पुलिस रिपोर्ट पर और दूसरा जो है परिवाद पर। तो परिवाद भी यहाँ पर 2 तरीके का है कि अन्य देश की विधि के अधीन रिपोर्ट प्राप्त अथवा परिवाद प्राप्त होने पर, मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद करने पर या पुलिस रिपोर्ट पर। तो इस आधार पर अगर मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि हाँ ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं कि कुर्की किया जाना आवश्यक है, तो कुर्की का आदेश दे सकता है। अगला प्रश्न है धारा 5 के अधीन कब निदेशक या उसके द्वारा सशक्त प्राधिकारी अपराध के आगम की कुर्की का आदेश सीआरपीसी की धारा 173 या बीएनएसएस की धारा 193 के अधीन पुलिस रिपोर्ट के बिना या परिवाद के बिना भी कर सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सामान्य नियम तो यही है कि कोई भी कुर्की तभी की जाएगी जबकि पुलिस रिपोर्ट जो है मजिस्ट्रेट को प्राप्त हो जाए या सक्षम जो न्यायालय है उसको, मजिस्ट्रेट है उसको क्या है परिवाद किया जाए। तो अगर सामान्य नियम यह है, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी भी है जबकि इस प्रकार से पुलिस रिपोर्ट या परिवाद की आवश्यकता नहीं होती है और डायरेक्ट जो है संपत्ति कुर्की कर ली जाती है। तो तब होती है जबकि इसका समाधान हो जाता है कि कुर्की जो है तुरंत अगर न किया गया तो अधिनियम के अधीन किसी कार्रवाई के निष्फल हो जाने की संभावना है और जो कुर्की है इसलिए तुरंत किया जाना आवश्यक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दूसरा जो विकल्प है ये ज़्यादा बेहतर होगा। हालांकि अब इसमें जो है पहला विकल्प भी सही है, तुरंत कुर्की किया जाना आवश्यक है। अगर तुरंत कुर्की नहीं की गई तो फिर उसका जो प्रोविजन है वह निष्फल हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपराध के आगम को कितने दिन के लिए कुर्की किया जा सकता है। तो यही चीजें आपने बार बार देखी कि अपराध के आगम को अधिकतम 180 दिन के लिए कुर्क किया जा सकता है और 180 दिन जैसे ही बीत जाएगा वैसे जो कुर्की का प्रभाव हुआ है समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है इस अधिनियम की धारा 5 खंड 1 के अधीन निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी कुर्की की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में किसको भेजेगा। तो जब इस प्रकार से कोई कुर्की की जाती है तो उस कुर्की का जो रिपोर्ट है वह सीलबंद लिफाफे में जो न्याय निर्णायक प्राधिकारी है उसको भेजा जाता है। तो किसके द्वारा भेजा जाता है अगर ये कभी पूछा जाए तो निदेशक या इसके द्वारा जो सशक्त उपनिदेशक होता है उसके द्वारा जो है यह न्याय निर्णायक प्राधिकारी को भेजा जाता है। धारा 5 के दूसरे खंड के तहत ऐसी रिपोर्ट भेजी जाती है सीलबंद लिफाफे में। अगला प्रश्न है कुर्की करने वाला अधिकारी कुर्की की तारीख से कितने दिन के भीतर न्याय निर्णायक प्राधिकारी के समक्ष परिवाद दाखिल कर सकेगा। तो 30 दिन के भीतर जो है वह न्याय निर्णायक प्राधिकारी के समक्ष परिवाद दाखिल कर सकेगा। अगला प्रश्न है न्याय निर्णायक प्राधिकारी की संरचना से संबंधित कौन सी धारा है। अब न्याय निर्णायक प्राधिकारी तो आपने देखा कि न्याय निर्णायक प्राधिकारी के पास इस तरीके से भेजा जाएगा जो कुर्की की रिपोर्ट है और परिवाद है, ये सारी बातें। लेकिन न्याय निर्णायक प्राधिकारी
कौन होगा, नियुक्ति कैसे होगी, प्रोविजन कहाँ है। तो धारा 6 के अंतर्गत इन सारी बातों को बता दिया गया है कि न्याय निर्णायक प्राधिकारी कौन होगा, इनकी संरचना क्या होगी, इस प्राधिकरण में कितने लोग होंगे, इनकी पावर क्या होगी, ये सारी बातें धारा 6 के अंतर्गत बताई गई हैं। अगला प्रश्न है, न्याय निर्णायक प्राधिकरण में कितने सदस्य होते हैं। तो न्याय निर्णायक प्राधिकरण की बात की गई है, तो प्राधिकरण की संरचना के बारे में आपने धारा 6 के अंतर्गत प्रावधान देखा, और इसमें यह बताया गया कि इसमें जो है एक अध्यक्ष होगा और 2 सदस्य होंगे। तो एक अध्यक्ष और 2 सदस्य इसमें होते हैं। अब इनकी योग्यताएं क्या होती हैं, कौन कौन से क्षेत्र से आते हैं, इसको देखें कि सदस्य जो है ऐसा व्यक्ति होगा जिसे विधि, प्रशासन, वित्त या लेखाकर्म के क्षेत्र में विशेष एक्सपीरियंस हो। तो यही व्यक्ति जो है वहां पर सदस्य बनाए जा सकते हैं, और वही सदस्य जो है बाद में किसी में से एक को अध्यक्ष बना दिया जाता है। अगला प्रश्न है, न्याय निर्णायक प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता क्या है। तो योग्यता जो है धारा 6 के अंतर्गत खंड 3 में दी गई है। इसमें बताया गया कि कौन सा व्यक्ति है जिसको न्याय निर्णायक प्राधिकरण का सदस्य बनाया जा सकता है। तो जिसने जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति पाने के लिए योग्यता रखता हो, जो व्यक्ति जिला जज के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य हो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि भारतीय विधि सेवा का सदस्य रहा हो और उसको जो क्लास 1 का पद उसने धारण किया हुआ हो, यह बात भी सही है। तीसरा है कि वित्त, लेखाकर्म या प्रशासन के क्षेत्र में जो प्रिस्क्राइब्ड योग्यता है उसको रखता हो, अर्थात ये सभी योग्यताएं अगर उसके अंतर्गत हैं तभी वह व्यक्ति, इनमें से कोई जो है अगर है, चूंकि 2 सदस्य होते हैं, एक विधि के क्षेत्र का होता है, दूसरा ये तीसरे वाले विकल्प का होता है, तो अगर इस लेवल का है तभी उसको जो है योग्य समझा जाएगा और नियुक्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन इसके अंतर्गत आपको चुनना है। पहला है कि न्यायपीठ का गठन न्याय निर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो न्यायपीठ का जो गठन है यह अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, यह बात सही है। दूसरा है, न्याय निर्णायक प्राधिकरण के न्यायपीठों की बैठक जो है यह सामान्यतया दिल्ली में होती है, यह बात भी सही है। तीसरा है कि केंद्रीय सरकार ऐसे क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करेगी जिनके संबंध में न्याय निर्णायक प्राधिकरण अधिकारिता का प्रयोग कर सकेगा। तो अधिकारिता का प्रयोग करेगा, यह जो है कहां पर करेगा, यह केंद्र सरकार निर्धारित करती है। केंद्र सरकार किसी एक सदस्य को एक न्यायपीठ से दूसरी न्यायपीठ में ट्रांसफर कर सकता है। तो यह बात गलत है, क्योंकि केंद्र सरकार जो है यह एक सदस्य को एक न्यायपीठ से दूसरी न्यायपीठ में नहीं अंतरित करता, बल्कि यह जो पावर है वह किसको दी गई है, अध्यक्ष को। अध्यक्ष के पास यह शक्ति है कि किसी सदस्य को एक न्यायपीठ से दूसरी न्यायपीठ में वह ट्रांसफर कर सके। यह प्रावधान जो है धारा 6 के अंतर्गत खंड 5 दिया गया है, उसी में बताया गया है। अगला प्रश्न है, न्याय निर्णायक प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है। तो अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, अगर यह प्रश्न अब कभी पूछा जाए तो नियुक्ति जो है वह केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। और अगर कभी यह पूछा जाए कि इनको पद से हटाएगा कौन, तो वहां पर हटाने का भी जो प्रावधान है वह भी केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जाएगा, और धारा 6 खंड 12 के अंतर्गत ऐसा प्रावधान किया गया है। तो नियुक्ति जो है वह भी अध्यक्ष के केंद्र सरकार के द्वारा, और इनको पदमुक्ति भी केंद्र सरकार के द्वारा ही की जाती है। अगला प्रश्न है, प्राधिकरण के जो अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं इनका कार्यकाल क्या होता है। तो प्राधिकरण का जो अध्यक्ष है वह 5 वर्ष तक पद धारण करेगा, या 65 वर्ष की आयु, जो भी इसमें पहले हो। अगर उसका मान लीजिए 3 वर्ष कार्यकाल उसने पूरा किया और इसी 3 वर्ष के बाद वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में उसको 3 वर्ष बाद ही उसको हटा दिया जाएगा, रिटायर कर दिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर वह 5 साल पूरा कर लिया लेकिन अभी वह 60 साल का ही है, तो भी उसको रिटायर कर दिया जाए, क्योंकि अधिकतम वह 60 साल 65 साल की उम्र तक या 5 साल तक का कार्यकाल, इसमें से जो भी पहले हो जाएगा उसी समय उसको हटा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है। तो त्यागपत्र के बारे में आपने देखा, धारा 6 खंड 11 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि वह अपना जो त्यागपत्र है वह केंद्र सरकार को देगा, और 12 के अंतर्गत बताया गया कि उसको हटाया जाएगा किसके द्वारा, तो केंद्र सरकार के द्वारा ही उसको हटाया जाएगा। अगला प्रश्न है, न्याय निर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष या उनके सदस्यों को कौन उनके पद से हटा सकता है।
तो केंद्रीय सरकार जो है उनके पद से हटा सकती है। अगला प्रश्न है, सही कथन चुनिए। न्याय निर्णायक प्राधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता से आबद्ध नहीं होगा। यह बात बिल्कुल सही है। एक बात यहाँ पर और आपको रिलेट कर लीजिए कि न्याय निर्णायक प्राधिकरण जो है वह सीपीसी की जो प्रक्रिया है उससे बाध्य नहीं होगा। इसी के साथ साथ आपको धारा 35 को भी देख लेना चाहिए। 35 में यह बताया गया है अपील अधिकरण, जो धारा 35 में अपील अधिकरण के बारे में बताया गया और उसमें भी यही बताया गया है कि अपील अधिकरण जो है वह सीपीसी की जो प्रक्रिया बताई गई है उसके नियमों से वह बाध्य नहीं होगा। तो जो अपील अधिकरण है यह न्याय निर्णायक अधिकरण की जो आदेश होते हैं इनसे अपील कहाँ होती है, तो अपील अधिकरण के समक्ष, और ये दोनों ही सीपीसी के जो प्रोविजन है उससे आबद्ध नहीं होते हैं। यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा है, यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों से मार्गदर्शित होगा। यह बात भी सही है कि यह नैसर्गिक न्याय का जो सिद्धांत है उसको फॉलो करने के लिए बाध्य है, उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। तीसरा है कि न्याय निर्णायक प्राधिकरण को अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की पावर होगी। तो यह अपनी स्वयं की प्रक्रिया निर्मित कर सकते हैं, विनियमित कर सकते हैं। यहाँ पर यह सभी बातें सही हैं और इसके बारे में जो प्रावधान है यह कहाँ दिया गया है, धारा 6 के अंतर्गत खंड 15 में यह सारी बातें स्पष्ट की गई हैं। अगला प्रश्न है, इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है, तो पहला देखेंगे धारा 4। धारा 4 के अंतर्गत जो प्रोविजन है वह दिया गया है धन शोधन या मनी लॉन्ड्रिंग के लिए दंड कितना होगा, यह बताया गया है। जबकि धन शोधन में अंतर्विल संपत्ति की कुर्की के बारे में जो प्रोविजन है यह दिया गया है धारा 5 के अंतर्गत। धारा 6 को देखेंगे, न्याय निर्णायक प्राधिकारी की संरचना और उसकी शक्तियों के बारे में बताया गया है। उसके बाद धारा 7 आता है, तो न्याय निर्णायक प्राधिकारी के जो कर्मचारी वगैरह होंगे उनको कैसे नियुक्त किया जाएगा, किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा, यह बताया गया। और अ, फिर धारा 8 की बात करेंगे, तो धारा 8 के अंतर्गत न्याय निर्णयन के बारे में प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर पहला भी और चौथा ये दोनों ही सुमेलित नहीं है। और धारा 9 के अंतर्गत अगर आप बात करें, तो 9 में जो है प्रावधान दिया गया है संपत्ति केंद्र सरकार में निहित होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर दो जो है मिसप्रिंट हो गया है, दो विकल्प है, यह दोनों ही सुमेलित नहीं है, पहला और चौथा। अगला प्रश्न है, अधिनियम की धारा 8 किससे संबंधित है। तो धारा 8 जो है यह संबंधित है न्याय निर्णयन से। तो न्याय निर्णयन जो है वह कैसे होगा, किस तरीके से होगा, ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। अगला प्रश्न है, अधिनियम की धारा 8 के अधीन न्याय निर्णायक प्राधिकारी कब आरोपी व्यक्ति को आगम का स्रोत बताने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करेगा। तो धारा 8 में यह बताया गया कि जब इस प्रकार से किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है या नहीं है, तो जो न्याय निर्णायक प्राधिकारी है वह आरोपी व्यक्ति को यह कहेगा कि आप हमको यह बताइए कि आपके पास जो संपत्ति है वह संपत्ति हम क्यों माने कि अपराध से संबंधित नहीं है। आप उसके बारे में कारण बताइए, हमको वह सोर्स बताइए जहां से वैलिड रूप से आपने संपत्ति को अर्जित किया है। तो यह पूछा गया है कि कारण बताओ नोटिस जारी करता है, तो यह किस धारा के तहत करता है, यह कब करता है। तो धारा 5 खंड 5 के अधीन जब उसको परिवाद किया जाए। धारा 5 के खंड 5 के अधीन आप देख रहे हैं कि जब कुर्की कर ली जाती है तो 30 दिन के भीतर वहां पर एक परिवाद फाइल किया जाता है। तो ऐसा परिवाद प्राप्त होने पर जो न्याय निर्णायक प्राधिकारी है वह संबंधित जो आरोपी व्यक्ति है उसको कहेगा कि आप कारण दर्शित कीजिए कि आपका जो संपत्ति है वह अपराध का आगम नहीं है बल्कि सही संपत्ति है। दूसरा है धारा 17 खंड 4 के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर। तो 17 खंड 4 के अंतर्गत जब तलाशी ली जाती है और तलाशी में यह पाया जाता है कि संपत्ति जो है वह अभी जब्त किया जाना चाहिए क्योंकि वह अपराध से संबंधित है। तो अब जब ऐसी संपत्ति से जब्त कर ली गई है तब भी उसको कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा कि आप ये बताइए कि आपकी संपत्ति क्यों सही है, हम इसको सही क्यों माने। उसके बाद जब व्यक्तियों की तलाशी होती है तो धारा 18 खंड 10 के अंतर्गत जब व्यक्तियों की तलाशी होती है और तलाशी होने के बाद संपत्ति को जब्त किया जाता है तो यहाँ पर भी जो है उससे कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। अर्थात इन सभी मामलों में उससे पूछा जाएगा कि आप ये बताइए कि आपने की जो संपत्ति है वैलिड है, तो इसका स्रोत क्या है, हम क्यों इसको वैलिड माने, आप उसको कारण बताइए उसका। तो वही बातें हैं धारा 5 खंड 5 के अंतर्गत निदेशक का या कोई अन्य व्यक्ति अन्य अधिकारी जो किसी संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क करता है, ऐसी कुर्की से 30 दिन के भीतर न्याय निर्णायक प्राधिकारी के समक्ष परिवाद फाइल करता है।
तो जब परिवाद फाइल किया जाता है तो फिर वह आरोपी व्यक्ति से न्याय निर्णायक प्राधिकारी ये पूछेगा कि आप कारण बताइए कि आपकी संपत्ति वैलिड क्यों है, कैसे है। उसी तरीके से धारा 17 खंड 4 के अंतर्गत आपने देखा, 18 खंड 10 के अंतर्गत देखा। उपरोक्त आवेदन अगर प्राप्त हुए, अब आगे इसकी प्रक्रिया समझे। उपरोक्त आवेदनों की प्राप्ति पर यदि न्याय निर्णायक प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि व्यक्ति जो है धारा 3 के अधीन मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया है और उसके कब्जे में अपराध के आगम हैं, तो वह ऐसे व्यक्ति पर 30 दिन की एक सूचना की तामील कराएगा और तामील करा करके कि वह अपनी आय, उपार्जन या आस्तियों के उन स्रोतों को दर्शित करे जिसके द्वारा उसने जो संपत्ति उसकी कुर्क की गई है या धारा 17 या 18 के अधीन वह अवरुद्ध या जब्त की गई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर इस प्रकार से आवेदन किया गया न्यायालय को, न्यायालय से तात्पर्य यहाँ पर न्याय निर्णायक प्राधिकरण से है, तो अगर उसको आवेदन किया गया कि साहब ये व्यक्ति है, इसके पास इस तरीके की संपत्ति जो है हमने जब्त किया है या कुर्क किया है, तो और ऐसी जो संपत्ति है वह मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, तो ऐसी स्थिति में 30 दिन के भीतर न्याय निर्णायक प्राधिकारी क्या करेगा, एक उसके ऊपर सूचना की तामील करेगा और 30 दिन के भीतर तामील करके उससे कहेगा कि आप ये बताइए, आप यह कारण दर्शित कीजिए कि आपकी जो संपत्तियां हैं इनका आने का स्रोत क्या है, आपने इसको कहाँ से कमाया है, जो भी संपत्ति कुर्क की गई है या जब्त की गई है। और जिस भी साक्ष्य को वह पेश करता है उसको न्यायालय में दर्शित करे। तो जिस साक्ष्य का वह सहारा लेता है और सुसंगत है तो उसको जो है दर्शित करे कि क्यों न उस संपत्ति को मनी लॉन्ड्रिंग जो है घोषित किया जाए और सरकार जो है उसको जब्त कर ले। परंतु जब ऐसी सूचना परंतु जहां ऐसी सूचना ऐसी संपत्ति को विनिर्दिष्ट करती है जो किसी व्यक्ति की ओर से उस व्यक्ति के द्वारा धारित की गई है, वहां ऐसी सूचना को अन्य व्यक्ति पर भी तामील की जा सकेगी। परंतु एक और दिया गया है कि जहां ऐसी संपत्ति संयुक्त रूप से एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा धारित है, वहां पर सभी व्यक्तियों को तामील की जाएगी। अब यहाँ पर आप देखें, दो परंतु दिए गए हैं। दो परंतु में अंतर्गत बताया गया कि मान लीजिए एक व्यक्ति ए है, इसके ऊपर आरोप है कि इसने मनी लॉन्ड्रिंग की संपत्ति अर्जित किया है, लेकिन यह इसकी ए वाली जो संपत्ति है यह एक्स धारण की हुई है, तो यहाँ पर जो नोटिस की तामील होगी ए पर भी होगी और एक्स पर भी होगी। लेकिन अगर मान लीजिए एक संपत्ति है उसको ए बी सी ये तीनों लोग मिल करके धारण करते हैं, तो यहाँ पर तीनों पर जो है समन की तामील की जाएगी कि आप यह कारण दर्शित करें कि आपकी संपत्ति आप जो आपके पास है वह मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा ही अर्जित की गई है, अपराध से अर्जित की गई है या स्वतंत्र रूप से अर्जित की गई है, इसको हमें स्पष्ट रूप से बताइए। तो ये सारे प्रोविजन जो है ये आपकी धारा 8 के अंतर्गत बताए गए हैं। अगला जो प्रश्न है आपका वह यह है कि यदि न्याय निर्णायक प्राधिकारी यह विनिश्चित करता है कि कुर्क या अविगृहित संपत्ति धन शोधन के रूप में है तो यह क्या आदेश पारित करेगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि न्याय निर्णायक प्राधिकारी जो है अब जब सूचना भेजता है कि आप हमको बताइए कि आपकी संपत्ति जो है वह सही है या नहीं है, तो इस प्रकार से जब सूचना मांग लिया और सूचना इन्होंने जो दिया उससे वह संतुष्ट नहीं है और वह यह विनिश्चित करता है कि जो संपत्ति कुर्क की गई है या जब्त की गई है वह धन शोधन से संबंधित है, अपराध से अर्जित की गई संपत्ति है, तो वहां पर वह क्या आदेश पारित कर सकता है। तो वहां पर वह आदेश पारित कर सकेगा कि ऐसी जो संपत्ति है अनंतिम रूप से उसकी जो कुर्की की गई है उसको पुष्ट कर देगा या जो जब्त की गई है उसकी पुष्टि कर देगा। तो कुर्की या जब्ती की वह पुष्टि कर सकता है। यह दोनों ही बातें उसके ऊपर पावर उसके पास है, जबकि वह यह विनिश्चित करता है कि संपत्ति अपराध से संबंधित है। लेकिन अगर वह पाता है कि संपत्ति जो है वह धन शोधन से संबंधित नहीं है, अपराध से संबंधित नहीं है, तो वह क्या करेगा, उसको वापस करने का आदेश दे देगा है। अगला प्रश्न है, अधिनियम की किन धाराओं के अधीन विशेष न्यायालय अधिहरण का आदेश दे सकता है। तो अधिहरण से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, तो अधिहरण से तात्पर्य यह है कि संपत्ति को जब्त करना केंद्र सरकार के पक्ष में। तो किन धाराओं के अधीन विशेष न्यायालय अधिहरण आदेश देता है, तो इसको आप देखें तो धारा 8 खंड 5 और खंड 7 के अधीन, दूसरा है धारा 58 ख के अधीन, तीसरा है धारा 60 खंड 2 के अधीन। अर्थात इन सभी धाराओं के अधीन जो विशेष न्यायालय है वह संपत्ति के अधिहरण का आदेश दे सकता है। अधिनियम के अधीन अपराध के आगम की कुर्की का अनंतिम आदेश धारा 8 खंड 3 के अधीन जब पुष्ट कर दिया जाता है
तो ऐसी जो संपत्ति है उसको निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी कब कब्जे में लेगा। तो सबसे पहले तो ये देखें कि ऐसी जो पुष्टि है वह किसके द्वारा की जाती है। तो ऐसी जो पुष्टि है वह निर्णायक प्राधिकरण के द्वारा की जाती है। तो निर्णायक प्राधिकरण के द्वारा जब ऐसी संपत्ति पुष्ट कर दी गई तो उसको तत्काल जो है निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी उसको कब्जे में ले लेता है। लेकिन आगे यह बताया गया कि अगर मान लीजिए जो प्राधिकरण है वह कहता है कि ऐसी जो अपराध से संबंधित संपत्ति वह नहीं है तो उसको तत्काल वहां पर वापस कर दिया जाएगा। यहाँ पर विशेष न्यायालय से आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि यह आदेश विशेष न्यायालय द्वारा नहीं दिया जाता बल्कि न्यायिक प्राधिकरण के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी अपराध के आगम को कब्जे में लेता है। तो निर्णायक प्राधिकारी जो है यह धारा 8 खंड 3 के तहत उसको जो है विनिश्चित करता है कि वह संपत्ति अपराध से संबंधित है या नहीं है। तो जब इस तरीके से वह पुष्ट कर दिया जाता है तो यहाँ पर ऐसी जो संपत्ति है उसको खंड 4 के तहत उसको तुरंत वह या तत्काल उसको कब्जे में ले लेता है। तो धारा 8 का खंड 4 के तहत उसको कब्जे में लेता है। अगला प्रश्न है इस अधिनियम के अधीन अपराध के आगम कब केंद्र सरकार को अधिकृत हो जाएंगे या उसको वापस हो जाती हैं या उसके कब्जे में चली जाती हैं। जब विशेष न्यायालय विचारण के पश्चात यह निष्कर्ष देता है। तो जब विशेष न्यायालय जो है विचारण की समाप्ति पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि जो संपत्ति है वह अपराध से संबंधित है अर्थात मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया गया है, तो वहां पर जो विशेष न्यायालय है यह आदेश कर सकेगा कि ऐसी संपत्ति जो कि मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है उसको केंद्रीय सरकार को अधिकृत कर दी जाए। तो जब विशेष न्यायालय विचारण के पश्चात निष्कर्ष देता है कि संपत्ति धन शोधन से संबंधित है या संपत्ति का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए किया गया है, तब जो है वह संपत्ति केंद्र सरकार को समापहरित हो जाए या उसको अधिकृत कर लिया जाए, यह जो है आदेश देता है। धारा 8 खंड 5 जो है यह बात करता है कि जहां अधिनियम के अधीन किसी अपराध के विचारण की समाप्ति पर विशेष न्यायालय यह निष्कर्ष देता है कि धन शोधन का अपराध किया गया है, वहां वह आदेश कर सकेगा कि ऐसी संपत्ति जो धन शोधन में अंतर्वलित है या मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उसका उपयोग किया गया है तो वह केंद्र सरकार को अधिकृत हो जाए। लेकिन अगर न्यायालय का निष्कर्ष यह है कि धन शोधन का अपराध नहीं किया गया है तो फिर हकदार व्यक्ति को उसको वापस कर दिया जाएगा, सौंप दिया जाएगा। अगला प्रश्न है अधिनियम की किस धारा में यह उपबंध है कि विशेष न्यायालय के अधिहरण के आदेश के बाद संपत्ति आत्यांतिक रूप से सभी विलंगमों से मुक्त होकर के केंद्र सरकार में निहित हो जाएगी। तो ये देख रहे हैं आप कि जब इस प्रकार से कोई आदेश न्यायालय के द्वारा दिया गया कि विचारण हुआ, विचारण की समाप्ति पर कोर्ट जो है इस उस पे पहुंचती है निष्कर्ष पर कि मनी लॉन्ड्रिंग से कोई संपत्ति संबंधित है, तो ऐसी संपत्ति है फिर धारा 9 के तहत वह केंद्र सरकार को चली जाएगी और जब केंद्र सरकार को चली जाएगी तो वह सभी विलंगनों से मुक्त हो जाएगी अर्थात जो भी उस पर दायित्व है उस संपत्ति पर वह दायित्व सारे दायित्व जो है वह समाप्त हो जाएंगे और वह फ्री होकर के फिर सरकार के कब्जे में चली जाएगी। अगला प्रश्न है अधिहरण की गई संपत्तियों का मैनेजमेंट करने के लिए किस अधिकारी को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो जब इस प्रकार से संपत्ति जो है धारा 9 के तहत केंद्र सरकार में निहित हो जाती है उसके बाद केंद्र सरकार उस संपत्ति का मैनेजमेंट करने के लिए एक प्रशासक नियुक्त करता है। तो प्रशासक जो है नियुक्त किया जाएगा वह किस रैंक का अधिकारी होगा। तो धारा 10 के अंतर्गत इसके बारे में प्रावधान दिया गया है। धारा 10 में बताया गया कि ऐसी जो मैनेजमेंट है वह केंद्र सरकार जो है ऐसे अधिकारी के पास जो है सौंपेगा जो कि भारत सरकार के संयुक्त सचिव रैंक का अधिकारी हो, उससे नीचे का ना हो। तो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से अन्यून पद का जो अधिकारी है इसी को यह सौंप दिया जाएगा। तो यहाँ पर कलेक्टर को लेकर के बहुत कंफ्यूजन होता है, तो ये कलेक्टर नहीं होगा, राज्य सरकार तो होगा ही नहीं क्योंकि राज्य सरकार इस मामले में कोई इसको अधिकारिता नहीं है। उपखंड अधिकारी तो यहाँ पर जब ऊपर के नहीं है तो ये उपखंड अधिकारी भी नहीं हो सकता, बल्कि भारत सरकार का जो संयुक्त सचिव रैंक का अधिकारी है या उसके ऊपर का अधिकारी है उसे ही इस संपत्ति के मैनेजमेंट करने के लिए प्रशासक या एडमिनिस्ट्रेटिव के रूप में नियुक्त किया जाएगा। अगला प्रश्न है अधिनियम की किस धारा के अधीन न्याय निर्णायक प्राधिकारी पूछताछ और दस्तावेजों को पेश करने के लिए समन जारी कर सकता है। तो अब इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है और उस अपराध में इन्वेस्टिगेशन करना है या पूछताछ करनी है तो वहां पर
धारा 11 के तहत जो है फिर समन जारी किया जाएगा। धारा 11 खंड 1 के तहत तो समन जारी किया जाएगा। समन जारी करके अपेक्षा की जाएगी कोई व्यक्ति है वह न्यायालय के समक्ष हाजिर हो, शपथ पर उसका जो है साक्ष्य ग्रहण करेगा, डॉक्यूमेंट वगैरह है उसको पेश करने के लिए आदेश करेगा। ये सारी पावर जो है धारा 11 के तहत उसको दी जाती हैं। तो 11 के तहत अगर आप देखें तो सीपीसी की जो पावर है, एक न्यायाधीश को जो पावर दी जाती है वही सारी पावर यहाँ पर न्यायाधिकरण प्राधिकारी को दी जाती है। यहाँ पर किस प्रयोजन के लिए समन किया जा सकता है? तो प्रकटीकरण और निरीक्षण के लिए कि किसी वस्तु को या डॉक्यूमेंट को प्रकट किया जाए जिसका हम निरीक्षण कर सकें। किसी व्यक्ति, बैंककारी कंपनी, वित्तीय संस्था, कंपनी का कोई अधिकारी, इनको हाजिर करने और उनकी परीक्षा करने के लिए उनको वहाँ पर समन किया जा सकता है। अभिलेखों का प्रस्तुत करने के लिए, बाध्य करने के लिए, शपथ पर साक्ष्य ग्रहण करने, साक्ष्यों और दस्तावेजों की जांच के कमीशन निकालने के लिए, अन्य कोई विषय, इन सब की जो है पावर वहां पर अधिकरण को दी जाती है। अगला प्रश्न है, समन किए गए सभी व्यक्ति उपस्थित होंगे। तो यह कैसे उपस्थित होंगे? यह जो है व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता के माध्यम से, जैसे कि न्याय निर्णय प्राधिकारी निर्देश दे। ऐसा नहीं कि वह उनके ऊपर है, समन किए गए व्यक्ति के ऊपर नहीं है। अगर न्यायालय या न्याय निर्णय प्राधिकारी यह निर्देश देता है कि आपको व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना है तो वह व्यक्तिगत रूप से आएंगे। अगर उनको छूट दी जाती है कि आप व्यक्तिगत रूप से हाजिर न होकर के अपने एजेंट के माध्यम से, अधिवक्ता के माध्यम से हाजिर हो, तो वो जैसा निर्देश दिया जाएगा उसी तरीके से वह हाजिर हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित युग्म नहीं है? तो धारा 8 के अंतर्गत न्याय निर्णय के बारे में प्रावधान है, इसको आपने देख लिया, पढ़ लिया। धारा 9 के अंतर्गत जो है यह बताया गया है कि संपत्ति केंद्र सरकार में निहित हो जाएगी अगर वह अपराध से संबंधित है, और निष्कर्ष यहाँ पर दे दिया गया है। 11 के अंतर्गत समन के बारे में बताया गया है। और धन शोधन का अपराध, तो धन शोधन के अपराध के बारे में जो है यह धारा 3 में बताया गया है और 4 में जो है इसका दंड बताया गया है। तो इस तरीके से आप पुरानी धाराओं को भी रिवीजन करते चलेंगे ताकि ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएं। तो 2 से 3 बार अगर इस वीडियो को आप देखते हैं तो निश्चित रूप से ये सारी बातें याद हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित युग्म नहीं है? तो यहाँ पर फिर से सुमेलित करने का तात्पर्य हमारा ये है ताकि आपको जो धाराएं हैं वह भी सारी याद हो जाएं, क्योंकि सभी धाराओं से प्रश्न नहीं बनाया जा सकता है। तो मैक्सिमम धाराएं ऐसी हैं जो कि जरूरी नहीं है, उनके अंतर्गत जो प्रावधान है उतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी उन धाराओं से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर उनको इसी रूप में शामिल कर लिया है कि उससे कम से कम ये याद हो जाए कि यहाँ पर कौन से प्रावधान हैं। तो जैसे सर्वेक्षण की शक्ति है, धारा 16 के अंतर्गत दी गई है। उसके बाद धारा 17 को देखेंगे तो 17 के अंतर्गत जो है तलाशी और अभिग्रहण के बारे में प्रावधान किया गया है। 19 में गिरफ्तार करने की शक्तियां बताई गई हैं। उसके बाद आप देखते हैं धारा 26 को, तो 26 के अंतर्गत जो प्रावधान है उसमें अपील अधिकरण को तो अपील अधिकरण नहीं है बल्कि अपील अधिकरण को अपील के बारे में प्रावधान जो है धारा 26 में दिया गया है। तो और अपील अधिकरण के बारे में जो प्रावधान है यह धारा 25 में दिया गया है। तो इस प्रकार से चौथा विकल्प जो है यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान धन शोधन निवारण अधिनियम में 2019 के संशोधन के द्वारा नहीं अंतःस्थापित किया गया है? तो 2019 के संशोधन के तहत इसमें कुछ धाराएं जो है इस अधिनियम में जोड़ी गई हैं। यहीं से हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो पहला है रिपोर्टकर्ता इकाई के द्वारा पहचान का सत्यापन। तो इसको जो है 2019 में अंतःस्थापित किया गया है या जोड़ा गया है, और किस धारा के रूप में? तो धारा 11A के रूप में अध्याय 4 में जो है इसको जोड़ा गया है। दूसरा है रिपोर्टकर्ता इकाई के द्वारा अभिलेखों का रखा जाना। तो इस प्रावधान को जो है धारा 12 में दिया गया है, लेकिन इस प्रावधान को 2019 में नहीं जोड़ा गया है बल्कि 2013 में इसमें संशोधन किया गया है। यह अधिनियम जब से बनाया गया है तब से ही यह जो प्रोविजन है अस्तित्व में है। तो इस प्रकार से यह जो दूसरा है यह इसको 2019 के संशोधन के माध्यम से नहीं जोड़ा गया है। इसके बाद आता है वर्धित सम्यक तत्परता। तो इस प्रावधान को 2019 में अंतःस्थापित किया गया है। धारा 12A के अंतर्गत एक नई धारा जोड़ी गई और इसी में जो है सम्यक वर्धित संसूचना के बारे में प्रावधान किया गया है। जब इसको देखे हैं तो अब इसी के साथ साथ आप धारा 12A को भी देख लेंगे, जो कि जो धारा 12A है इसको 2013 में जोड़ा गया था। इस रूप में प्रश्न आपसे कभी पूछा जा सकता है। इसमें जो है सूचना तक
पहुंच के बारे में प्रावधान किया गया है धारा 12A के अंतर्गत। तो इस प्रश्न के अनुसार जो दूसरा विकल्प है यही 2019 के संशोधन के तहत नहीं जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, निदेशक की जुर्माना आरोपित करने की जो शक्तियां हैं वह धन शोधन निवारण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत दी गई हैं? तो निदेशक के पास जुर्माना भी आरोपित करने की पावर है और ऐसी जो पावर है उनके पास धारा 13 के अंतर्गत दी गई है। तो निदेशक जो है या तो स्वप्रेरणा से या किसी अधिकारी के आवेदन पर जो है इस प्रकार से कार्रवाई कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि निदेशक किसी जांच के प्रक्रम पर यह पाता है कि कोई रिपोर्टकर्ता इकाई या उसका कोई कर्मचारी अपनी बाध्यताओं का पालन करने में असफल रहा है तो उसके ऊपर वह कितना जुर्माना लगा सकता है? तो निदेशक जो है ऐसा जो जुर्माना है वो किसके ऊपर लगाता है? अपने ही किसी कर्मचारी या अपने ही किसी अधीनस्थ के ऊपर। किस लिए? क्योंकि उस व्यक्ति ने अपनी ड्यूटी का सही तरीके से पालन नहीं किया है। तो ऐसी स्थिति में जब वह पाता है कि उसने अपनी ड्यूटी का सही से पालन नहीं किया है तो उसके ऊपर वह जुर्माना आरोपित करता है। तो जुर्माना आरोपित करता है जो वह उसकी सीमा कितनी होगी, उसकी राशि कितनी हो सकती है? तो 10,000 रुपए से कम नहीं होगी, लेकिन वह 1 लाख रुपए तक की हो सकती है। तो 10,000 रुपए से लेकर के 1,000 रुपए तक का जुर्माना उसके ऊपर आरोपित कर सकता है। प्रावधान जो है धारा 13 के खंड 2 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, अधिनियम की किस धारा के तहत प्राधिकरण किसी स्थान में प्रवेश कर सकेगा और निरीक्षण कर सकेगा? तो जो प्राधिकरण है वह किसी स्थान में प्रवेश कर सकता है और वहां पर जाकर के उसका निरीक्षण आदि कर सकता है। तो निरीक्षण जो है यह धारा 16 के अंतर्गत उसकी पावर शक्ति दी गई है, सर्वेक्षण की शक्ति। तो इस प्रकार से वह प्रवेश कर सकता है, निरीक्षण कर सकता है। जिस स्थान में इस प्रकार से अपराध वगैरह किया गया है तो वहां पर वह जा सकता है, प्रवेश कर सकता है, वहां पर डॉक्यूमेंट का चेक कर सकता है। जिस व्यक्ति के कब्जे में वह एरिया है, वह स्थान है, वह क्या करेगा कि उसको जांच करने के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा। जो कुछ जानकारी उसके पास है उससे संबंधित पूछे जाने पर वो सारी जानकारी बताएगा। ये सारे प्रावधान धारा 16 में बताए गए हैं। अगला प्रश्न है, अधिनियम की किस धारा के अधीन प्राधिकृत अधिकारी किसी स्थान की तलाशी और अभिग्रहण कर सकता है? तो सर्वेक्षण किया उसने, आपने देखा धारा 16 के अंतर्गत। सर्वेक्षण करने के बाद फिर वो धारा 17 के तहत तलाशी कर सकता है। तलाशी करने के बाद अगर उसको ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अपराध से संबंधित कोई बातें हैं, कोई संपत्ति है, धन है, तो उन सबको वह क्या करेगा? अभिग्रहित कर सकता है, कब्जे में ले सकता है। तो यहाँ पर बताया कि यदि उपनिदेशक की पंक्ति से अन्यून पंक्ति के किसी अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा कार्य किया है जो कि धन शोधन है, अर्थात मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया है और मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से उसने कोई संपत्ति को अपने कब्जे में रखा है या उससे संबंधित कोई डॉक्यूमेंट अपने कब्जे में रखा है, संपत्ति कब्जे में रखा है, तो वह अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को उस स्थान की तलाशी लेने और संपत्ति को जब्त करने के लिए निर्देश दे सकता है। अगला प्रश्न है, अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत जो अधिकारी है वह अपने अधीनस्थ को प्राधिकृत कर सकता है। किस लिए? तो किसी भवन या स्थान में जहां पर अभिलेख या अपराध के आगम रखे हुए हैं उनकी तलाशी ले और उनको जब्त करे। यदि जहां पर तलाशी ली जा रही है वहां पर कोई दरवाजा है, बक्सा है, अलमारी है और उसकी चाबी नहीं मिल रही है तो वह उसको एम्पावर्ड कर सकेगा कि आप उसका ताला तोड़िए और तोड़ करके खोल करके उसकी तलाशी लीजिए। तीसरा है कि जिस व्यक्ति के कब्जे में ऐसे डॉक्यूमेंट और संपत्ति पाई जाती है उसकी शपथ पर परीक्षा करें, अर्थात इन सभी बातों के लिए वो उसको प्राधिकृत कर सकता है धारा 17 के तहत। तो निदेशक या प्राधिकृत उपनिदेशक अपने अधीनस्थ अधिकारी को इन सब बातों में से किसी के लिए वह प्राधिकृत करता है। किसी भवन, स्थान, जलयान, यान, वायुयान आदि में वहां पर प्रवेश करे, उसकी तलाशी ले। कोई दरवाजा, बॉक्स, अलमारी आदि है और उसका चाबी नहीं मिल रही है तो ताला तोड़ करके उसको खोले, उसकी तलाशी ले और तलाशी में जो संपत्ति पाई जाती है उसको जब्त करे। ये सारी बातें हुई। इसके अलावा वह कहेगा कि ऐसे अभिलेख या संपत्ति यदि अपेक्षित हो तो उनके पहचान के चिन्ह उस पर लगाएं और उनको उनकी जो सूची है उसको तैयार करें। तो सूची तैयार करेगी और ऐसे व्यक्ति की शपथ पर परीक्षा भी की जा सकती है। इतनी बातें जो है धारा 17 के अंतर्गत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने 50 प्रश्न जो है कंप्लीट किया और इसके आगे एक 50 प्रश्न और बचे हुए हैं। इसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगले वीडियो में आप इस पूरे अधिनियम को अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे और चैनल पर बने रहिए, इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।